हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। करती हूँ आपका स्वागत द अंजलि अरोड़ा टॉक शो में। फ्रेंड्स, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं मिस्टर रवि गोसाई, जिनके बारे में आप लोगों ने काफी कुछ सुना है और इवन उनकी इतनी सीरियल 100 से ऊपर सीरियल्स किए उन्होंने और काफी किरदार उन्होंने निभाए हैं जो बहुत ही हिट रहे हैं, यादगार रहे हैं। तो चलिए देखते हैं उनकी शो रील और फिर करेंगे उनका स्वागत। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आपने शो रील और आप करते हैं स्वागत मिस्टर रवि गोसाई जी का। वेलकम टू आवर शो। रवि जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच अंजलि, थैंक यू सो मच। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज के एपिसोड के लिए मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने होता ना कि जब माचिस फिल्म देखी थी तब से थोड़ा सा एक आपके साथ लगाव रहा है और आपने इतना बखूबी अपना नाम आपने किया हुआ है कि तब से मैं आपके पीछे पड़ी थी कि आपको हमारे शो पर आना ही होगा। That's my privilege. Thank you so much. You called me. I am honored. थैंक यू सो मच सर। सर, आई वांट टू टेल यू कि जो हमारे शो की टैग लाइन है वो है स्पीक योर पैशन। तो सर, आप कैसे डिफाइन करेंगे पैशन क्या होता है? P for passion. या स्पीक योर पैशन। Speak your passion. Okay, okay. तो मेरा पैशन तो एक्टिंग ही है और यही लाइन है। एंड और मैं इसके लिए बोलता हूँ कि मिथुन दा का एक गाना था, ये पैर मेरे तो तब भी थिरकते थे जब चलना आता नहीं था। तो उस वक्त से मतलब मेरा जो बचपन से यही डायलॉग था कि यार मैं एक्टिंग तो तब से करना चाहता था जब मैं पैदा हुआ। तो 50 बार पूछा जाता है कि ये बनना है वो बनना है, तो मैं बोलता था मुझे सब कुछ बनना है। तो सब कुछ बनना एक लाइफ के अंदर पॉसिबल है सिर्फ एक्टिंग में। एक्चुअली एक्टिंग पैशन से ज्यादा मेरी लाइफ रही है। तो सर, आई एंजॉय माय लाइफ। सर आप दिल्ली से हैं तो फिर सर वहां पे मतलब आपको फैमिली सपोर्ट था कि हाँ इट्स ओके एक्टर बन जाओ, क्योंकि पहले तो इतनी जल्दी माना नहीं करते थे मम्मी डैडी। नहीं, मेरी फैमिली थोड़ी अलग थी। हम 4 भाई हैं। ओके। तो थे मतलब 4 भाई थे, मतलब वो इसलिए बोल रहा हूँ थे क्योंकि पहले की शादी हो गई तो 3 रह गए, फिर दूसरे की शादी हो गई तो 2 रह गए, तो फिर तीसरे की शादी हो गई 3 रह गए। तो शादियों के बाद भाई भाई नहीं रहते, जबकि हम आज हैं। तो मुझे सारे भाइयों ने सपोर्ट किया। इनफैक्ट ऐसे सपोर्ट किया कि मेरी तरफ कोई देखता ही नहीं था, मैं सबसे छोटा था। तो किसी का अच्छा। ध्यान ही नहीं किया कि क्या करता रहता है, सब अपनी अपनी लाइफ में मस्त है। बस हाँ, लास्ट टाइम जब मुझे याद है, जब मैंने सपोर्ट नहीं, मैंने अनाउंसमेंट किया था कि मम्मी मैं डैडी मैं बॉम्बे जा रहा हूँ और एक्टिंग के लिए जा रहा हूँ। तब तक मैं डांस वांस में ऑल इंडिया चैंपियनशिप 2-3 बार जीत चुका था। तो मुझे मालूम था कि वाह एक्टिंग ही करनी है मुझे। तो मैंने जब उनको बोला तो मेरे डैड का एक ही आंसर आया कि बेटा जा रहे हो बॉम्बे एक्टर बनने जाओ, लेकिन एक ही शर्त पे जाओ कि वापस नहीं आना। अच्छा, तो वापस मत आना। हाँ, हाँ, हाँ। लोगों को टाइम लिमिट दे देते हैं माँ बाप की, वो साल देख ले 2 साल देख ले 3 साल। बट माई डैड सेड कि वापस नहीं आना, वापस आओ तो कामयाब हो के आओ, नहीं तो नहीं आना। वहीं रहो, स्ट्रगल करो। तो वो बहुत बड़ी हिम्मत थी। तो पूरी सपोर्ट थी मम्मी डैडी की, जो करना है जिंदगी में, जिसमें तुम्हें मजा आए वो करना। तो सर मैं शायद आपसे, यही जी सर आप कुछ कह रहे थे, आप कुछ कह मैं रहे थे। शायद यही है जो मुझे हमेशा इंस्पिरेशन देता रहता है। मेरी डैडी की जो लाइनें थी वही बहुत
अच्छी है, पॉजिटिव है मेरे लिए कि बेटा जा रहे हो तो जाओ, पर वापस मत आना। वापस ऐसा आता जिगरा रखने वाले माँ बाप कम होते हैं। एक्चुअली। और ये भी होता है कि एक ये लाइन से ही लगता है ना, एक हिम्मत लगती है कि हाँ मैं अभी करके ही दिखाना है टाइप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं वैसे तो जरूर आपसे पूछना चाहूंगी कि ये तो ठीक है, आपने कहा कि आप जब से मतलब बचपन से ही आपको लगता था कि मुझे हीरो बनना है, एक्टर बनना है। तो सर आपको ऐसे लगता था कि स्कूल लेवल में आप कभी ऐसे टीचर ने बोल दिया कुछ करके दिखाओ तो एक्टिंग वगैरह ऐसे कुछ किया आपने? मैं बोला बचपन से मैं स्कूल में कभी पढ़ता नहीं था, 24 ओके। घंटे कुछ ना कुछ नाटक करता रहता था। तो मुझे तो याद है कि स्कूल में मैं कोई 5वीं 6वीं क्लास में था, तब मतलब मैं उससे भी छोटा होऊंगा शायद, तो मैंने एक नाटक अपने आप लिख के अपने आप किया था, तो जहां मुझे साबुनदानी मिली थी। क्या बात। आपने खुद साहित्य ही के अंदर लिखा उसके अंदर था? बात है। आपने खुद लिखा था? हाँ मतलब खुद ही लिखा था, मैं आज भी लिखता हूँ, कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ। तो अभी मैंने फिल्म भी बनाई है जो मैंने ही लिखी है, और भी 2-4 चीजें शॉर्ट फिल्म मैंने बनाई है, मैंने लिखी है, मैंने डायरेक्ट की है। उनमें मैंने एक्टिंग नहीं की लेकिन। तो अच्छा, तो ये एक्टिंग और लिखने का शौक बचपन से था, डांस करने का। डांस करने का आ, भी? हाँ, और फिर क्या हुआ, फिर रामलीला में मतलब मेरे ना घर पे लोग चंदा मांगने आए। ओके। तो डैडी ने बोला चंदा नहीं है लेकिन उसका भी माप देता हूँ मैं आपको, और मेरे को पकड़ा दिया उनको, बोले इसको ले जाओ चंदे में, ये आपके लिए बहुत काम की चीज है। तो फिर क्या रोल किया आपने रामलीला में फिर? मैंने स्टेफनी का रोल किया। ओके। तो मतलब जब कोई एक्टर नहीं होता था तो वो रोल मुझे पकड़ा देते थे कि चल रवि चढ़ाओ इसको, ये करेगा। ऑलराउंडर। हाँ, तो मैंने कोई एक ही रामलीला, जब मुझे चलते में मेरे पिताजी ने दे दिया था रामलीला वालों को, तो मैंने एक ही रामलीला में कोई 9-10 रोल किए थे। तो फिर एक और बड़ा मतलब मजा आया था कि उसमें राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान और रावण, ये 5 लोगों को बड़े कप मिले थे। छठा मैं था जिसे बड़ा कप मिला था, बाकी सबको छोटे वाले कप मिले थे। वो एक मतलब शुरू से ही लोग मुझे बिगाड़ते रहे, घर वाले बिगाड़ते रहे कि हाँ तुम एक्टिंग मतलब करना तो चाह ही रहा था, तो पूरी खुली छूट मिलती गई तो मैं चलता गया और करता गया। तो सर मुंबई आने के बाद मतलब होता है ना कि डिसाइड करके आना और उसके बाद यहाँ का जो माहौल हम देखते हैं, जो सोच कर आते हैं वो डिफरेंट होता है, और जो देखते हैं वो बहुत ही अलग होता है। तो वह वो कैसा बिल्कुल, एक्सपीरियंस था आपके लिए? बहुत हॉरेबल एक्सपीरियंस था स्टार्ट का मेरा, बिकॉज मैं जब बॉम्बे आया था तो मैं जब अटैची अपनी प्लेटफॉर्म पे रखी थी, राजधानी से उतरा था, तो मुझे पता नहीं था मैं जाऊंगा कहाँ। एक्चुअली। तो मेरा एक ही दो ही दोस्त थे उस वक्त, जो बॉम्बे में जिनको मैं जानता था, लेकिन रह नहीं सकते थे। एक थे टॉम ऑल्टर, जो मेरे बहुत ओके। अच्छे दोस्त थे। वो बॉम्बे आने से पहले 92 93 की बात कर रहा हूँ। और फिर थे गिरीश मलिक, जो गिरीश मलिक ने अभी जो उनके साथ तो काफी काम भी किया, आप डायरेक्टर बन चुके हैं, प्रोड्यूसर बन चुके हैं। तो एक्चुअली में उनको मैं बॉम्बे लेके आया था, फिर मेरी ओके। इन्वेस्टमेंट थी उनकी। तो जब मैं आया तो वो स्टैब्लिश हो चुके थे, तब 4-5 फिल्मों में हीरो कर रहे थे। अच्छा। तो तब पहली बार मैं जब बॉम्बे में मुझे पेइंग गेस्ट सिस्टम का मालूम नहीं था, पता चला, तो वो बहुत हॉरेबल एक्सपीरियंस था। वो आई कांट इवन टेल यू, मतलब वो ऐसा एक्सपीरियंस था कि माँ बेटे की झगड़े इतने जबरदस्त होते थे कि मुझे बॉम्बे की लाइफ देख के मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैं जहाँ जिस वैल्यू से मैं आया हूँ वो बहुत ही एक्चुअली। अलग थी, लेकिन जहाँ मैं रुका वो पेइंग गेस्ट था, तो उनका मतलब वो लड़का और उसकी माँ जो जब लड़ते थे तो हदें पार कर जाते थे। तो फिर मुझे आधी रात को तीसरे दिन अपना अटैची उठा के, मतलब ये लोग जाग ना जाए, 3:45 मैंने अपनी ब्रोकरेज और अपना रेंट भी एडवांस 2 महीने का दे दिया था। मैंने कहा मैं रह ही नहीं सकता, मैं 4 दिन नहीं रह पाया। मैं रात के 4 बजे में दरवाजा खोल के निकला और एक दोस्त को बेल मार के बोला यार आज की रात रहने दे। ऐसा वेलकम था बॉम्बे के अंदर। तो एक्चुअली में ऐसे होता है कि जैसे कि आपने कहा कि आप जब यहाँ पर आए तो फ्रेंड्स नहीं, कुछ नहीं। तो सर अभी भी अगर मैं आपको बताऊं कि हम लोग के बहुत सारे एस्पायरिंग एक्टर्स हैं जो हमें भी कॉल आता है कि आप इनको बुलाइए, ये आने वाले हैं आपके शो पे। तो वो लोग बहुत उम्मीद करते हैं कि
उनको भी ये होता है बहुत सारे जनों को कि हमें भी आना है, तो सर आप उनको क्या बोलना चाहेंगे कि आज का जो माहौल चल रहा है, इज इट इजी टू गेट सेटल्ड इन इंडस्ट्री लाइक? मैं जो लोग बॉम्बे आना चाहते हैं, मैं तो एक छोटा सा किस्सा पहले बता देता हूँ आपको कि मैं बॉम्बे आना चाह रहा था। तो मेरा जो सेकंड नंबर पे जो एल्डर ब्रदर है वो मर्चेंट नेवी में है अभी, तब वो नेवी में थे। तो मैं दिल की बात हमेशा उनसे करता था, पप्पू भैया आप बोलता हूँ, मैं हमेशा उनसे पूछता था कि मेरे को ये करना, लाइफ में ये करना। तो उन्होंने मुझसे 12th में पूछा था क्या करना है, मैंने कहा मुझे तो बॉम्बे आना है, एक्टर बनना है। तो बोले तो फिर लाइफ में अपने जो एक स्किल कुछ ऐसा डेवलप कर ले रवि कि जो तू इंडिया में नंबर वन हो। अब वो तू सोच ले तू क्या कर सकता है अपने अंदर। तो मैंने कहा मैं फिलहाल तो सिर्फ डांस करता हूँ। बोला डांस तो करता है, सब करते हैं, लेकिन तू ऐसा क्या अलग करता है कि जो तू सबसे अलग पहचान बन जाए। तो मैंने वो बात को सीरियसली लिया और मैंने डांस करना सीरियसली किया और मैं जिमनास्ट अच्छा। करने लग गया। और उसके बाद में मैंने ऑल इंडिया चैंपियनशिप जीती, एक नहीं दो नहीं 3 बार ऑल इंडिया चैंपियनशिप जीती डांस में। फिर मैं बॉम्बे आया। तो ये डॉक्टर की सीख भी थी। और मेरा कहना ये है कि या तो आप किसी चीज के अंदर बहुत ही एक्सीलेंट ब्रिलियंट है, वन ऑफ द बेस्ट है अपने स्टेट में, इंडिया में, और वेर एवर यू आर। दूसरा, आप ट्रेनिंग जरूर लेके आइए बॉम्बे में, सिर्फ सपने मत लेके आना। सपने लेके आएंगे तो वैसे तो यहाँ कुछ भी चलता है, कभी भी कुछ भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप ट्रेंड होके आएंगे जरूर कामयाबी मिलेगी। ये सही है कि मतलब टैलेंट होना चाहिए, ऐसे मतलब किसी ने बोल दिया एक्टर बन जाओ तो ऐसे नहीं आ जाओ, आपके कहने का मतलब हाँ, है। मतलब आप मुंबई की मोह माया से चकाचौंध होकर अगर बॉम्बे आना चाहते हैं तो प्लीज मत आना। अपने अंदर कुछ टैलेंट जरूर, और उसको निखार के आना, उसको राइट। पहचान के आना। तो तो भी मैंने ये कॉन्फिडेंस स्टेज का डांस की वजह से आया हुआ था मेरे अंदर। लेकिन उसके बाद भी मैंने बॉम्बे आकर पृथ्वी के ऊपर, तब आई वाज लकी कि थिएटर वर्कशॉप बहुत होती थी। तो जी। जितना लोग एनएसडी में पढ़ते हैं, मैंने उतनी ज्यादा वर्कशॉप 1.5 साल कंटिन्यूस पृथ्वी थिएटर में जाके वर्कशॉप की थी। उसमें बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स और आके हमारी क्लासेस लेते थे। नसीरुद्दीन शाह, फ्लेक्स बैनविल, गोविंद नामदेव, रजत कपूर, रीना पानी चावला एंड जी। अमरीश पुरी। आई गॉट नेम्स टू थ्रो, मतलब बहुत लोग थे जिनके साथ वर्कशॉप की। रजत कपूर भी थे, उन्होंने भी बहुत इंटेंस वर्कशॉप की हमारे साथ। तो उस वक्त के इंस्पायरिंग डायरेक्टर, एक्टर अमिताभ, सुराज, सौरभ पराग, काफी लोग थे जो साथ में थे। तो वो थिएटर करते करते बहुत कुछ एज अ क्राफ्ट सीखा। उसके बाद फिर काम करना शुरू किया। तो यही ओके। मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने क्राफ्ट को जरूर साथ लेके आइए जब भी यहाँ आने का मन हो। सर आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था? फर्स्ट आई थिंक सो आपने मूवी माचिस की थी। नहीं, उससे पहले मैं टीवी कर चुका था। स्टार्टिंग मतलब मैं अगर बोलूँ तो मैंने वही डांस का पहले दूरदर्शन पे परफॉर्म किया था 31st को। और उसके बाद में पहला मेरा जो एक्सपीरियंस एक्टिंग का था, तो वो मुझे एक सूर्यकमल चंद्रकमल राजकमल जी के बेटे जिन्होंने महाभारत के अंदर म्यूजिक किया था, तो सूर्यकमल मुझे एक डायरेक्टर के पास लेके गए। बोले कि ये लोग कलकत्ता जा रहे हैं, बहरामगढ़। तो ये बात है 91 के आसपास की। तो ओके। 1991 के आसपास की। तो उस वक्त जो है मैं बहुत छोटा था, कॉलेज जा रहा था। तो लेकिन उनको पता था एक्टिंग करना चाहता, तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया। तो वो बोले कि यार ये हम लोग वहां जा रहे हैं, ये भी कुछ हेल्प वेल्प करता रहेगा, मतलब स्पॉट जैसा लड़का का, पानी वानी पिलाएगा, चाय वाय पिलाएगा। तो मैंने कहा सर मैं ये चाय पानी पिलाने नहीं, मुझे एक्टिंग करनी है। तो उन्होंने बोला कि हाँ सबको एक्टिंग करनी है, मुझे भी एक्टिंग करनी थी, तो तू आज चलो देख लेंगे। तो देख लेंगे करके मुझे बैरागढ़ ले गए। तो वहाँ वाकई मैं खड़ा रहता था, देखता था, कभी कोई बुला लिया तो चाय पानी पिला दिया। तो उसके बाद में एक दिन मैंने बोला सर एक्टिंग का तो कुछ दो मुझे। तब उसी दौरान टॉम वॉल्टर मुझसे मिले थे, मतलब मैं उनसे मिला था। और बड़ा अच्छा लगा था कि एक अंग्रेज बड़ी अच्छी है। तो मुझसे दोस्ती हो गई थी, क्योंकि मैं भी क्रिकेट का शौकीन था और वो भी है। तो हम लोग साथ में मिलके वहाँ डंडी से क्रिकेट खेलना शुरू किए थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि डायरेक्टर साहब को एक मुझे ऐसे ही खड़ा किया था। तो वो बहुत ही फिल्मी सी बात है, राजेश विवेक के साथ में उनका वजीर था, तो उसको एक दो डायलॉग देने थे।
तो वो बोल नहीं पा रहा था। मेरी मतलब ये कई फिल्मों में ये सीन आ भी चुका है इस तरह का, बट मेरे साथ रियल लाइफ में हुआ तो मैं हंस पड़ा। तो अब मुझे डांट पड़ गई कि तू बोल के दिखा, और मैंने ये शायद स्वर्ग मंदिर गोविंदा के साथ में हुआ था जो जी पिक्चर है, लेकिन ये मेरे साथ रियल लाइफ में हुआ। तो मैंने बोल के दिखाया और फिर उन्होंने थोड़ा सा और बोला ये करके दिखा। तो करते 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 वो कैरेक्टर जो है वो सीरियल था कुछ 12-13 एपिसोड का। तो वो ये हुआ सेकंड एपिसोड से लेके लास्ट के अंदर वो रोल इतना डेवलप हो गया कि राजेश विवेक अ, और किसान जाग उठा सीरियल का नाम था। और राजेश विवेक जो मरते हैं, मरते वक्त वो तलवार मेरे हाथ में दे के जाते हैं, जो कि मतलब ये होता है कि अब आज के इसके बाद राजा ये होगा और ये आके गद्दी को लेके जाएगा। उसका सेकंड एपिसोड कभी बना नहीं, बनता तो मैं राजा होता। तो इस तरह से मतलब वो पहला एक्सपीरियंस था। और दूसरा एक एक्सपीरियंस मेरा माशिद का जो आप बोले, तो वो तो इतना भयंकर एक्सपीरियंस है कि अगर बॉम्बे में आपकी किस्मत में कुछ लिखा है, तो आप अगर कहीं जाके छुप जाओ। एक बीच में दूसरा कॉल आ गया। हाँ। अगर बॉम्बे में आपकी किस्मत में कुछ लिखा है और आप जाके बोलो कि नहीं मुझे नहीं करना है, और आप जाके पहाड़ियों में एक कुआं खोद के उसके अंदर जाके छुप गए, तो ये लोग आपको हिमालय जाके वहां से खोद के लाएंगे और आपके हाथ में रखेंगे आपके लिए। राइट वो अगर आपकी डेस्टिनी में है तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और जो नहीं है, आप अमिताभ बच्चन से लेटर लिखवा लीजिए, आप नरेंद्र मोदी से लेटर लिखवा लीजिए, वो आपके बस में नहीं होगा, आप नहीं कर पाओगे। तो ये है। तो माचिस का किस्सा सिर्फ इसलिए मैं बताता हूँ सबको कि वो सबसे बड़ा उदाहरण है। मैं जब बॉम्बे आया था तो मेरे एक बकेट लिस्ट होती है, तो 5 डायरेक्टर के नाम थे: गोविंद निनाद, श्याम बेनेगल, केतन मेहता, गुलजार साहब और पंकज जी। ओके बाय द वे मतलब पहले 2 सालों के अंदर ही मैंने पहले 5 सालों के अंदर ही पांचों के साथ काम कर लिया। अच्छा तो पहला जो काम था मेरा केतन मेहता के साथ में था, वो डार्लिंग इंडिया। तो वो मेरी पहली फिल्म थी। तो गुलजार साहब के पास जब मैं उनके ऑफिस में गया था, तो तब मेरे पास फोटो भी नहीं था। तो मैंने फोटो स्टेट पे बायोडाटा जो होता है ना, उसके ऊपर अपनी फोटो रख के उसको फोटो स्टेट करवाया था। तो मैं इतने पैसे नहीं थे कि सबको फोटो देते जाओ। तो उस वक्त right. मोबाइल नहीं होते थे, और मेरे नहीं पास तो घर का लैंडलाइन भी नहीं था। तो मेरे पास वो एक बॉम्बे में उस वक्त चलन चला था वॉइस मैसेज फोन। जी जी एमटीएनएल का था कि आपको एक नंबर मिल जाता था, तो आप नंबर वो दे देते थे, उसके ऊपर अगर आपको किसी ने कांटेक्ट करना था तो उसमें मैसेज छोड़ते थे, फिर आप मैसेज सुनते थे, और सुनने के बाद में फिर आप कॉल कर लेते थे कि किसने मैसेज छोड़ा है उससे बात करनी। तो वो नंबर लिखा हुआ था और मेरा एक एड्रेस लिखा हुआ था, तो मैंने वो जा जाके सब जगह पर्चे के जैसे बांट दिया था कि हाँ वहाँ उस वक्त काम मिलने का तरीका यही हो, तो डोर टू डोर आपको सबको मिलना पड़ता था। तब अब किस्सा बड़ा थोड़ा सा लंबा है, बोर नहीं करूंगा मैं आपको, तो जल्दी जल्दी शॉर्टकट में बताता हूँ। तो मेरा नहीं सर हमें दोस्त है इंटरेस्टिंग लग भूपेंद्र। रहा है हमें है। सुनना हमें इंटरेस्टिंग हाँ, लग रहा है हम सुनना चाहेंगे थैंक यू। तो वो गुलजार साहब की पास जब मैं पहली बार गया था, तो मुझे मिलने नहीं दिया गया था। तो मैं वापस आ गया, चलो ठीक है। दोबारा गया, नहीं मिलने दिया गया, चलो। फिर उसके बाद में मेरा एक दोस्त है, वो जिसके साथ मेरा रूममेट था, भूपेंद्र। वो गुलजार साहब वो भी, और मेरा टॉम ऑल्टर का हमारा कॉमन फ्रेंड था। तो बॉम्बे में हम लोग साथ में क्रिकेट भी खेलते थे, और मेरा रूममेट भी था। तो उसने मुझे बताया कि मैं गुलजार साहब से मिल के आऊँ। मैंने कहा अरे यार, मैं तो उनसे 3 बार 4 बार मिलना चाह रहा हूँ, सामने मिलना चाह रहा हूँ, मिल नहीं रहे। तो उसने बोला नहीं, मुझे तो टॉम ने भेजा था। मैंने कहा मैं भी टॉम को बोलता हूँ, मुझे भी भेजो, मैं भी मिलना चाह रहा हूँ। बोला, कहता नहीं मैं तेरी बात करके आया हूँ। व्हाट? कहता हाँ, कहता वो आशीष की कास्टिंग चल रही है, तो ऐसे ऐसे 4 हीरो हैं इसके अंदर, तो उसमें मैं लीड के लिए टॉम ने मुझे भेजा था, तो जो रोल चंद्रचूड़ ने किया बाद में। तो जी उनको लगा कि वो बहुत बड़ा, वो बॉलर जैसे आजकल के है ना, हैप्टी थे और अच्छा खासा जी पहलवान टाइप लुक था। तो राइट वो कह रहे नहीं, एकदम स्लिम फ्रेम, सरदार लुकिंग, अलग सा, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी हो, यहाँ है दाढ़ी हो, ऐसे इनोसेंट से फेसेस चाहिए। तो वो मैंने बोला तेरा नाम, मैंने कहा एक लड़का है, मैंने कहा गुलजार साहब मेरा दोस्त है, मेरा रूममेट है, और वो बहुत अच्छा एक्टर है, आप उससे मिलिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, भेज देना। तो मैंने कहा यार तू अभी फोन कर। उसने उसी वक्त फोन कर दिया, बाई चांस गुलजार साहब ने ही उठाया, नहीं तो कुशी ओके साहब उठाते थे हमेशा, मैनेजर। उन्होंने उठाया, उसने बोला सर मैं भूपी बोल रहा हूँ और अभी तो मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। उन्होंने बोला फटाक से भेज दो।
और मैं मिल के आया और थोड़ी सी बदमाशी की थी मैंने। अपनी एक फोटो जो है जिसमें थोड़ी थोड़ी दाढ़ी वाड़ी मेरी जो थी, वो इधर दाढ़ी, ये सब मैंने वैसी फोटो निकाल के रखी। और भूपी के सामने मैं उस वक्त शेव क्लीन शेव कर लिया। भूपी बोला पागल है, गुलजार साहब ने बोला थोड़ी थोड़ी दाढ़ी चाहिए तो क्लीन शेव क्यों कर रहा है। मैं तो कुछ नहीं, तू चुप रहे, मैं जो कर रहा हूँ मुझे मालूम है। और मैं चला गया। उसी वक्त मैंने टेक्स्ट की एक बुक है, उसके अंदर ऑडिशन टिप्स लिखे हुए थे, वो पढ़ा था। तो उसमें ये था कि डायरेक्टर के साथ सामने बिल्कुल वैसा कैरेक्टर बन के मत जाओ, थोड़ा सा उसको तुम्हारे अंदर ढूंढने के लिए कुछ चाहिए। राइट। तो वो कंप्लीट अगर आप बन के चले जाओगे तो डायरेक्टर कभी सिलेक्ट नहीं करेगा। थोड़ी सी अच्छा। कमी आपने जिस कैरेक्टर को लेके आप पाना चाह रहे हैं उसमें थोड़ी सी कमी होनी चाहिए, और बाकी बिल्कुल वैसा लगो। बिल्कुल हम्म। मतलब 90% लगो, 10% कमी रहनी चाहिए। ओके। तो वो पढ़ के गया था मैं। तो मैं गुलजार साहब के साथ सामने बैठा था, तो उन्होंने बोला कि भूपी ने भेजा, तो मतलब मुलाकात हो गई उसी दिन। तो फिर बोले कि लेकिन बेटा मुझे तो ना लड़का सरदार लुकिंग चाहिए, जिसकी थोड़ी थोड़ी दाढ़ी मतलब होती है ना कोले से सरदार, वैसे हो। तो तुम्हारी दाढ़ी कैसे आती है। मैंने कहा, एकदम रोने जैसा फेस बना लिया। मैंने कहा सर मेरे दाढ़ी तो आती नहीं। तो थोड़ी तो यहाँ आती है, कभी यहाँ आती है, तो पूरी अच्छे से दाढ़ी नहीं आती। कहते हाँ ऐसे ही चाहिए, ऐसे ही चाहिए। तो तुम थोड़ा दिन दाढ़ी बढ़ाओ। तो मैंने ना चुपचाप से फोटो निकाली। मैंने कहा सर ये देख लो, मेरी एक फोटो है तो जो इसमें थोड़ी दाढ़ी है। वो देखिए, कहते यस 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 यस, देखते गए और बोलते कि यस यस। फिर उन्होंने फोटो अपने पास रखी और मुझे कहानी सुनानी शुरू कर दी। तो ये उसी वक्त समझ गया था मैं कि मैं अब ये काम हो गया। और अच्छा हाँ, कहानी सुनाने से पहले उन्होंने पूछा क्या पियोगे तुम। उनका एक स्पेशल डिश होता था, स्पेशल ड्रिंक होता था, काला ओके। काला पानी बोलते थे उसको। उसमें काला नमक और हाँ, काली मिर्च और नींबू और थोड़ा सा स्वीट डाल के वो पिलाते थे। तो उन्होंने बोला यार इसको स्पेशल ड्रिंक पिलाओ, मेरा ये लड़का मुझे पसंद आ रहा है। मैं तो खुश हो गया। तो उन्होंने फिर कहानी सुनाई, बोला तुम वन ऑफ द रोल करो। तो फर्स्ट मीटिंग में ये हो गया। बट किस्सा यहाँ खत्म नहीं होता, किस्सा यहाँ से शुरू होता है कि वो इतना लंबा चला माचिस का, मेरी कास्टिंग का। उन्होंने बोल दिया कि 4 लड़कों में से तुम एक कर रहे हो। आई एम नॉट बीइंग एबल टू डिसाइड वेदर यू विल डू वसीला और यू विल डू कुलदीप। तो हम्म। जिमी मैंने सेलेक्ट कर लिया, सबसे पहले जिमी सेलेक्ट हुआ। जी। और सबसे लास्ट में सुनील सिन्हा, सेकंड नंबर पे मैं, थर्ड नंबर पे चंद्रचूड़। तो नहीं, थर्ड मेरे से पहले चंद्रचूड़ हो गया था। तो बात यहाँ हुई। तो इसके बाद में मैं उनको 2 महीने 3 महीने तक ढूंढना शुरू किया। मतलब मैं जाता था, मुझे मिलने नहीं दिया जाता था, फिर से वही किस्सा शुरू हो गया। तब तक मैं आशीष विद्यार्थी, विशाल, इन लोगों के साथ में अंशुल मेहता के घर पे वो मीटिंग हुई थी। तो हम लोग क्रिकेट, हंसल मेहता भी क्रिकेट खेलते थे, वो भी हमारे ग्रुप में थे। तो प्रशांत नारायणन, मैं, हम लोग हंसल के घर पे गए। तो हंसल एज एन एडिटर दैट टाइम। तो हंसल ने ही माचिस का प्रोमो भी काटा था बाद में। तो हंसल ने बताया कि विशाल आ रहा है, वो माचिस कोई फिल्म बन रही है, उसका गाना रिकॉर्ड करके ला रहा है। ओके। तो उस दिन हमने मतलब वो गाना सुना, छोड़ा है हम वो गलियां। और गुलजार साहब मतलब ने भी शायद तब नहीं सुना था उस वक्त। वो पहली बार मतलब कैसा लगेगा, कैसा लग रहा है बताओ। तो आशीष विद्यार्थी और अंशुल मेहता थे। तो मैंने कहा ऐसा तो मैं कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा मेरा नाम रवि गोसाई है और मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, और ऐसे ऐसे मैंने ऐसे ही प्रशांत को और उनको बोल दिया कि ऐसे बर्फ में शूट करेंगे, मैं देख रहा हूँ। ये मेरी इनसिक्योरिटी बोल रही थी, क्योंकि 1 डेढ़ महीना हो गया था वहां जाते हुए, मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा था। तो मैंने कहा किसी तरह से उन तक पहुंचे, बातें चाहे झूठ पड़े कुछ। तो नेक्स्ट डे मेरे को कलीना में विशाल भाई मिले। क्रिकेट खेल रहे थे हम लोग, नसीर भाई भी थे वहां पे। तो मैंने बोला, तो मुझे विशाल भाई ने बोला अरे इधर आ, गोसाई ना। तो मैं कहा हाँ। मेरी बात हुई गुलजार साहब ने, उन्होंने हाँ बोला। बोला हाँ एक लड़का है रवि गोसाई, उसको बोला है। तो मेरी जान में जाना या था, गुलजार साहब को पता है, याद है उनको। तब वह रॉबिन भट्ट भी थे। तो रॉबिन भट्ट ने को भी मैंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। तो बोले मेरा दिल डर रहा है, मतलब पता नहीं, अभी तक 1.5 महीना हो गया, वापस मिल नहीं पाया हूँ। तो रॉबिन भट्ट बोले कि वो दूसरे आम जैसे फिल्मी लोग हैं उनमें से नहीं है गुलजार साहब। ही सेड ना, ही विल कीप हिज वर्ड, यू आर डूइंग इट, और फाइनल है, डरने की कोई जरूरत नहीं।
फिर थोड़ी हिम्मत बनी, लेकिन उसके बाद अनाउंसमेंट आ गई। अनाउंसमेंट के अंदर जिमी का नाम, चंद्रचूड़ का नाम, मेरा नाम नहीं। ओके। तो मैंने फिर डर गया। उसके बाद फिर मैंने मिलने की कोशिश की, पता चला गुलजार साहब चले गए अमेरिका। उससे पहले एक म्यूजिक का भी कुछ पार्टी वार्टी हुआ था जहाँ पे मुझे नहीं बुलाया गया था, और मैं परेशान। फाइनली अब लंबा बात बहुत होगी तो उसको कट शॉर्ट करता हूँ। उसके बाद में मैं एक दिन सो रहा था, तो एक लड़का नॉक करके आया सुबह सुबह। उसने बोला कि रवि गोसाई। मैंने कहा हाँ मैं रवि गोसाई हूँ। तो वो धम से कहता है एक गिलास पानी मिलेगा। वो बैठ गया, तो मैं पानी ले गया आया और पानी पिया। तो माथा पकड़ लिया, कहता भाई अगर आज तू नहीं मिलता ना तो एक तो मेरी नौकरी जाती, और दूसरा जो है तेरी पिक्चर जाती। मैंने कहा क्या मतलब? कहता मैं गुलजार साहब के यहाँ से आया हूँ, और उस 6 महीने में मैंने 4 घर बदल लिए थे, एंड दे वर ट्राइंग टू लोकेट। Yeah, actually. तो वो चार बंगला से मनीष नगर, मनीष नगर से अंधेरी, कलीना, कलीना से वापस गोरेगांव, गोरेगांव से फिर जारी रोड। 5वें घर पे वो उसने मेरे को पकड़ा और बोला कि आज बोला था सलीम भाई ने कि आज मिलता लड़का तो ठीक है, नहीं तो दूसरा देखते। तो गुलजार साहब ने बोल दिया था मैं, मुझे चाहिए तो वही चाहिए रवि गोसाई। तो उसके बाद फिर मैंने बोला मैं तो रोज जा रहा था, जा रहा था तो और वो कैसे मेरे को पकड़ा। वो जो पहला मैं आपको बता स्टार्ट होने से पहले जो फोटो स्टेट वाला दे के गया था, जी जी जी। तो उसने मैसेज भी छोड़ा हुआ था, लेकिन तब तक वो आ गया था, पेजर आ गया था। तो तो हमने वैसे मोबाइल भी चेक आ गया था, किया। मोबाइल भी आ गया था, लेकिन मेरे पास नहीं था। तो ओके। मैंने वो छोड़ दिया, तो मैंने पेजेस पकड़ा हुआ था, और मैं भूल गया कि गुलजार साहब को जो बायोडाटा दिया था उस पर सिर्फ वॉइस मैसेज नंबर है। हाँ। और वो उस एड्रेस पे गया, उससे सारे एड्रेस ट्रेस करते करते मेरे तक पहुंचा, और फिर जाके नेक्स्ट डे मेरी साइनिंग हुई, ऑफिस के अंदर डेट बताई गई। मतलब तो आपके ये आके अगर हमारे नसीब जो में है आपके तो ऊपर का लिखा है, जी। तो आप कहीं छुप जाओ तो भी निकाल के आपको मिलेगा। क्या बात है, एक्चुअली लकी यू। और माचिस की सारी कास्टिंग ऐसे हुई है। मतलब जिमी शेरगिल भी वहां पर असिस्टेंट बनने के लिए आया था, और वो कहीं अंकल का लेटर लेके आया था गुलजार साहब के जो परिचित थे। तो गुलजार साहब ने उसको देखा और लेटर को देखा, बोले अच्छा ठीक है, तब असिस्टेंट बनना चाहते हो? तो जिमी ने बोला हाँ। तो गुलजार साहब बोले पहला काम ये था तुम झूठ बोलना छोड़ दो। तो जिमी बोला क्या? तो बोला हाँ, तुम एक्टर बनना चाहते हो, सीधे सीधे सच क्यों नहीं बोलते? एक्टर बनने आए हो ना? तो जिमी बोला हाँ, जरा तो एक्टिंग करो, जाओ उधर बैठो स्क्रिप्ट पढ़ो। तो सबसे पहली कास्टिंग जिमी की हुई थी। और चंद्रचूड़, जो इस फिल्म के लिए गुलजार साहब से मिलने को तैयार नहीं था, उसको रोल मिला। रॉकी चंद्रचूड़ परेश करके गुलजार साहब का असिस्टेंट होता था। उन्होंने जब वो कुलदीप के लिए मेन इसके पाली कृपाल के लिए जब कास्टिंग कर रहे थे चंद्रचूड़ वाले रोल के लिए, तो उस वक्त बहुत लड़कों को ट्राई किया, तो लेकिन कोई पसंद नहीं आ रहा था गुलजार साहब को। फाइनली परेश ने एक दिन रॉकी की फोटो दिखाई, उन्होंने बोला कि ये लड़का सही है। तो उन्होंने बोला कि गुलजार साहब ने बोला इसको बोलो मुझसे मिलने के लिए। तो प्रवेश ने चंद्रचूड़ को बोला, प्रवेश ने कि भैया गुलजार साहब मिलना चाह रहे हैं। तो चंद्रचूड़ बोलता किस लिए? उसने बोला हीरो के लिए। तो चंद्रचूड़ बोला नहीं मैं नहीं करूंगा। बोला क्यों? हीरो बनने की तो आया। कहता नहीं नहीं नहीं, मैं किसी से मिल नहीं सकता हूँ। बोले गुलजार साहब है, गुलजार साहब। तो हाँ चाहे कोई भी हो, मैं जानता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और बहुत बड़े डायरेक्टर है, और मैं नहीं मिलूंगा। अच्छा। तो क्यों नहीं मिलोगे? बोला कि मैंने एबीसीएल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ओके। 4 फिल्मों का, मैं करूंगा ही नहीं। तो वो अब ये देखो कि गुलजार साहब किसी को मिलना चाह रहे हैं मेन हीरो के लिए, और वो मिलने को तैयार नहीं। उसके बाद में गुलजार साहब ने पर्सनली फोन किया चंद्रचूड़ को कि भैया तुम लड़की हो क्या जो मुझसे मिलने में इतना शर्मा रहे हो, आके एक बार मिल लो। तो उसने चंद्रचूड़ ने फोन पे गुलजार साहब को फिर बोला कि सर मैं मिलने के लिए मतलब अलाउड नहीं है मुझे, मैं नहीं मिल पाऊंगा। उसने बोला कैसे अलाउड नहीं? तो उसने बताया
कि मैं ऐसे ABCL को साइन, उसने बोला कोई बात नहीं, मैं जया जी से बात कर लूंगा, तो जया तो गुलजार साहब की राखी किस करें। उन्होंने बोला किसका फोन आया, तब महाशय मिलने के लिए गए और वहां जाके भी बोल दिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पहली फिल्म है जया जी की जो है तेरे मेरे सपने का। बोले ठीक है तुम घर जाओ। जब तक घर गए तब तक जया जी से गुलजार साहब ने बात कर ली थी, उसको मैसेज पहुंचा दिया था कि पहली फिल्म तेरी माचिस होगी, तेरे मेरे सपने नहीं होगी। तो इस तरह से माचिस की पूरी कास्ट, सुनील सिन्हा जो लास्ट में फोर्थ वन सबसे आखिर में, वो रोल के भी गुलजार साहब वेरी पर्टिकुलर, उनको एक लुक अगर दिमाग में आ गया तो वही चाहिए। वही चाहिए जी। अब वजीरा सब रिजेक्ट हो रहे हैं, सारे कास्ट हो गई, जिन्नी की हो गई, चंचूर की हो गई, मेरी हो गई, चौथा वजीरा कास्ट ही नहीं हो रहा। तो अब वहां बैठे हुए शूटिंग पे, एक दिन पता नहीं कहाँ कुछ, उनका भी अलग ही किस्सा है। लास्ट डे जिस दिन शूट करना था उससे एक दिन पहले गुलजार साहब को किसी का, वो मिर्जा गालिब का कोई शेर याद, मतलब मिर्जा गालिब की कोई बात हुई, तो अचानक मतलब उनको सुनील सिन्हा याद आ गया, क्योंकि सुनील सिन्हा को उन्होंने मिर्जा गालिब के टाइम पे कुछ बोला था। उन्होंने बोला अरे वो सुनील सिन्हा कहाँ है, उसको ढूंढो। तो सुनील सिन्हा को ढूंढा गया और उनको माचिस। मतलब यही है कि आपकी डेस्टिनी में है तो आपको मिले। मतलब एक एक कैरेक्टर के साथ एक एक स्टोरी है, लाइक इतना ढूंढ ढूंढ के सबको जमा किया था। हाँ, मतलब अगर मैं माचिस से बात करना चाहूँ, मैं शायद किताब लिख सकता हूँ। इतने किस्से हैं, इतनी कहानियां हैं माचिस के ऊपर। और वो पिक्चर आई भी एकदम बहुत ही, सबको बहुत पसंद आई थी वो मूवी। गुलजार साहब के करियर की पहली कमर्शियल हिट फिल्म थी। अब तक उन्होंने कोई कमर्शियली हिट फिल्म नहीं दी। सही कहा। वन एंड ओनली। क्योंकि एक्चुअली में मेहनत की हुई थी उन्होंने इतनी ज्यादा। मेहनत तो उनकी सारी फिल्में एक से बढ़कर एक कल्ट फिल्में हैं। मतलब कास्टिंग के जो एक को पकड़ के लाना, जो उन्होंने सोचना, हाँ, वो हाँ मतलब अगेन आई विल यूज दिस वर्ड कमर्शियली हिट, और उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है गुलजार साहब की सक्सेस के अंदर विशाल भारद्वाज का भी है। और एक और मजेदार बात थी, गुलजार साहब को माचिस विशाल भारद्वाज ने दिलवाई। ओके। क्योंकि गुलजार साहब ऐसी फिल्में बनाते थे, उसके जिस तरह की फिल्में गुलजार साहब बनाते, उस तरह की फिल्मों के लिए प्रोड्यूसर मिलना बहुत मुश्किल रहता था। तो ये आरवी पंडित जी जो है, तो प्रोड्यूसर लाने वाला माचिस की स्क्रिप्ट के लिए विशाल भारद्वाज जी है। चलो जरूर, मैं आपसे ये, जैसे होता ना, आपने डायरेक्शन भी कर लिया है, प्रोडक्शन ले लीजिए, एक्टिंग ले लीजिए, तो आप इस स्टेटमेंट को क्या कहेंगे कि एक्टर्स आर बॉर्न और ट्रेन्ड? आप इस पे अपना क्या विचार देंगे? एक्टर सबके अंदर होता है और उसको ट्रेन करना पड़ता है। ओके। आप बॉर्न एक्टर भी हो सकते हैं, बट स्टिल यू नीड टू ट्रेन, शार्पन योर स्किल्स। तो आर्ट तो आप में होता है, बट उसको क्राफ्ट आपको सीखना पड़ता है एक्चुअली। तो ये मेरी तरफ से तो यही है बात, जहां तक मैं जान पाया। बाकी कोई तीसरी फॉर्म आ गया तो पता नहीं। सर, स्क्रीन के सामने काम करना एज अ एक्टर और एज अ डायरेक्टर बिहाइंड द स्क्रीन, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मुझे इसी लाइन में काम करना था। एक्टिंग मैंने काफी सारे कैरेक्टर्स कर लिए थे और मैं लिखता था, और वो शायद मैं एक्टिंग से पहले भी लिखता था और एक्टिंग करते करते भी लिखता था। तो बहुत सी चीजें ऐसी थी कि यार ये मैं बना था। तो क्योंकि जैसी जैसी जो मैंने विजुलाइज किया है शायद दूसरा ना कर पाए, इसलिए मैंने कुछ कुछ शॉर्ट फिल्म बनानी शुरू की। पहली फिल्म मैंने छोटू बनाई, तो अब मैंने एक और फिल्म बनाई है, गोविंद नामदेव, हितेन तेजवानी वगैरह, इनके साथ में अच्छे कलाकार, बहुत अच्छे कलाकार हैं, और भी पृथ्वी जिच्ची जी हैं, सिद्धांत महाजन, गिरीश जयदेव और महक मेहरा, इन सब लोगों के साथ में मिलकर फिल्म बनाई है। 40 मिनट की लॉन्ग शॉर्ट फिल्म है। इसका नाम है वर्जिनिटी ऑन सेल, सोशल इशू के ऊपर है। तो अच्छी फिल्म है, आएगा तो मैं आपको लिंक भी दे दूंगा और आपको कहूंगा कि प्रमोट भी कीजिए। श्योर सर, हम जरूर करेंगे। जरूर करेंगे सर, इट विल बी आवर प्लेजर।
सर आपका मतलब होता है ना, जैसे कहते हैं ना कि बड़े, जी सर आप बाकी पूछिए। आपका क्वेश्चन अधूरा रह गया। बिहाइंड द सीन एज ए डायरेक्टर जो बात है ना, तो मेरे हिसाब से एक्टर हमेशा ग्रेजुएट होना चाहता है, तो वो उसकी ग्रेजुएशन डायरेक्शन में ही होती है। तो आई थिंक मैं भी ग्रेजुएट होना चाहता हूँ। और पहले पहले आप जब चीजें बनाते हो तो आप सीखते हो। तो एक्टिंग में मुझे लगता है कि अब मुझे जब तक और अब बहुत काम कर लिया, लेकिन अब और चैलेंजिंग रोल चाहिए। तो राइट। फिलहाल मेरे लिए चैलेंजिंग रोल, मैंने अपने आप को एज अ डायरेक्टर देखना चाहूंगा कि जो जो स्क्रिप्टें मैंने लिखी हैं, मैं जी मतलब जो मैंने लिखा है मैं वही बनाऊंगा। और मैं कोई प्रोफेशनल डायरेक्टर मतलब नहीं हूँ मैं। वो इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं कल को कोई आके मुझे बोले कि ये लो मेरी स्क्रिप्ट डायरेक्ट कर दो, वो वैसा नहीं कर पाऊंगा और ना तो मैं करूंगा। तो जिस तरह से मैं अपनी एक्टिंग को एंजॉय करना जानता हूँ, वैसे ही मैं अपने डायरेक्शन को भी एंजॉय करना जानता हूँ। बिहाइंड द सीन बड़ा मजा आता है जब आप बोलते हो, जबकि आपको मालूम है कि शायद आपसे भी ज्यादा अच्छा एक्टर हो सकता है, तो लेकिन आप जब उनको डायरेक्ट करते हो और बताते हो कि मुझे ये चाहिए, इतना चाहिए, तो बड़ा मजा आता मतलब इट्स लाइक बीइंग एन एम्प्लॉय एंड अ बॉस, यू मीन टू से। है। हाँ, कह एक्चुअली सकते हैं आप। सर मतलब आपका, जिंदगी जी जी, मजे से जीना है, बस वही है मकसद। ड्राइंग लाइफ हाँ, या। आपसे सर आपका कोई पर्सनल फेवरेट, आप मतलब होता है ना हम किसी को देखते हैं, हाँ मुझे ऐसे बनना है, इससे और सीखना है, ऐसे आपका कोई पर्सनल फेवरेट? तो मेरा कभी एज पर्सनल फेवरेट कोई सिंगल रहा नहीं। ओके। लेकिन जब शुरू शुरू में जब बहुत सारे एक्टर्स को लोग बच्चन साहब को बहुत मानते, लेकिन तब मेरी शायद समझ नहीं थी उतनी, तब मुझे अनिल कपूर बहुत पसंद थे अच्छा। शुरू से ही। क्योंकि जो मुझे लगता था कि इतनी वेरिएशन एज एन एक्टर अनिल कपूर ने दी है, शायद ही किसी और स्टार सो कॉल हीरो एक्टर ने दी हो। मतलब उस वक्त या तो हीरो थे, लेकिन हीरो थे तो फिर एक्टर नहीं थे। मतलब राइट। उस वक्त मेरी समझ था। तो अब हम्म। तो खैर बच्चन साहब को भी मैं बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन परेश साहब के भी बहुत सारे काम बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़े बहुत नसीर भाई के भी, जब वो ईमानदारी से करते हैं तो बहुत अच्छे करते हैं। तो कुछ कुछ काम वो कमर्शियल करते हैं तो अलग बात है। और हम्म। बहुत सारे एक्टर्स हैं, आशीष विद्यार्थी मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आशुतोष राणा मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस तरह और भी बहुत से, मनोज वाजपेयी हैं जो अच्छे एक्टर्स हैं, नवाज बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। तो बट हाँ, अपना ये हम्म, और भी दो चार नाम याद, मतलब मुंह जबान पे है, सामने नहीं निकल। बहुत से हैं एक्टर्स जो, पंकज त्रिपाठी हैं आजकल बहुत मजेदार एक्टिंग कर रहे हैं। जी जी सर। सर वेब सीरीज का जो आज का जमाना है, तो आपका वेब सीरीज के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? वेब सीरीज के लिए मतलब बहुत अच्छे डायरेक्टर्स उभर कर आ रहे हैं। मतलब बहुत सिंपली मैं ये कहूंगा, बहुत चीजें जो आप टीवी पर नहीं कर पाते हैं, एज ए डायरेक्टर नहीं कर पाते, एज ए राइटर नहीं कर पाते, एज एन एक्टर नहीं कर पाते, एज ए हम्म। प्रोड्यूसर नहीं कर पाते, वो सब आपको मौका दे रही है ये नई दुकान, वेब सीरीज। अपने तो तो इसमें हालांकि बहुत से लोग उसको गलत उपयोग भी कर रहे हैं। तो मतलब गलत क्या सही क्या, वो ये भी आपके चुनने वाले के ऊपर है। और मेरे हिसाब से कुछ चीजें हैं नहीं करनी चाहिए, बट फिर भी करते हैं। और देखिए क्योंकि उनको और उनकी ऑडियंस मिलती है। एनीवे, तो अगर मेरा पर्सनल विचार है कि बहुत अच्छी चीज है। और एज एन एक्टर मुझे कुछ कुछ रोल अभी रिसेंटली मैंने करना शुरू किया, पहले नहीं कर रहा था। तो एक दो रोल मुझे बहुत मजेदार, जो शायद मुझे टीवी में नहीं करने को मिले, इसमें मिल रहे हैं। तो बहुत जल्दी आप देखेंगे मुझे वेब सीरीज के अंदर। ओके। हाँ, तो अभी मैंने निवेदिता बासु की एक वेब सीरीज की है, और अब एक वाणिज्य एशिया के लिए कर रहा हूँ, और एक ड्रीम इलेक्ट्रिक वर्क्स के लिए कर रहा हूँ। तो मजेदार चीज है वेब सीरीज। और आज की डेट के अंदर तो पैसे भी बहुत हैं और लोग और नाम भी बहुत है। हाँ जो सर। वेब स्टार्स हैं वो बहुत बड़े स्टार हो गए। हाँ एक्चुअली बहुत नोटिस हो रहे हैं सबको एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब और बहुत टाइम से सबसे अच्छी बात यह है कि अगर इसमें आप बड़े स्टार नहीं है तो भी आपको अच्छे बड़े रोल मिल सकते हैं।
वैसे तो हर एक बड़ी सीरीज के अंदर नाम वाले एक्टर्स और ये सब यहाँ भी शुरू हो गया, लेकिन फिर भी बहुत दुकानें ऐसी हैं खुली हुई वेब सीरीज में जहाँ आपको, अगर आप बहुत ज्यादा सेलेबल सो कॉल एक्टर नहीं है तो भी मिल रहे हैं। इसी वजह से आपको नए नए अच्छे कमाल के एक्टर्स भी देखने को मिलते हम्म। एंड एक्चुअली मतलब वर्सैलिटी बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा हर एक्टर की जो अलग अलग एक इमेज दिख रही है एक वेब सीरीज में अलग ही दिख रहा है। हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि एक और दुकान खुल गई है एक्टर्स के लिए, जहाँ खपत और काम जो बहुत से लोगों के पास नहीं था हम्म। उनको काम भी मिल गया है। हाँ। ये भी बहुत अच्छी बात है, ऐसी फिर दुकानें खुलती रहनी। हाँ, और ऑप्शन अभी तो हो गए हैं, काफी वेब सीरीज के चैनल हो गए हैं, तो पूरा मॉल बन चुका है दुकानों का। ये भी और हो गए हैं, और भी आने वाले हैं, बहुत से प्लेयर नए आने वाले हैं। ये क्या चलता रहेगा, बहुत बढ़िया हुआ। पहले हम्म। सिर्फ टीवी था, अब ये इंटरनेट ने बहुत क्रांति लेके आ गया है। बढ़िया है। फिर लॉकडाउन पीरियड कैसा गया आपका? लॉकडाउन जैसा ही गया। लॉकडाउन घर में ही लॉक रहा, और कहीं आना जाना तो होता नहीं। हाँ, उसमें मेरे को मतलब थोड़ा सा ये जो चीजें मेरी अनफिनिश थी उनको फिनिश कर लिया। ये जो फिल्म जो थी मेरी अनफिनिश थी, ये 2 साल पहले रुक गई। ओके। तो मैं लकी रहा कि उसका पोस्ट का टाइम नहीं मिल रहा था, मैंने पोस्ट सारी खत्म कर लिया और बिल्कुल फिल्म बन के हाथ में आ गई। ये 2 महीने तो पिछले 2 महीने तो मैंने इसमें अ, गुजारे हैं, और उससे पहले मैं नवंबर से काम करना शुरू कर दिया था। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में बंद हो गया था। और पिछले साल 6 महीने घर बैठे थे, कोई बात नहीं। और उसमें शरीर पे काम, बॉडी पे काम किया था कि हाँ, मोटा हो गया था, पतला किया। लेकिन आपका सर फेस ऐसे अभी तक वैसा ही लगता है, ऐसे नहीं, लगता ये नहीं। आपको लगता होगा, ये आपको लगता होगा, मेरा फेस भी पहले से मोटा हो गया। सर वो थोड़ा पंजाबी तो आ ही जाता है फेस से। हाँ, मेरी बीवी से पूछो, मेरे को रोज कैसे लग रहे हो, एकदम मोटे हो गए हो। सर आपने लॉकडाउन में वाइफ के साथ बर्तन वगैरह घर के काम किए, जैसे कि सब कर रहे थे, अभी तो इतने वीडियोस बन रहे थे इस मजे, पर। हाँ हाँ। अच्छा, मजे की बात यह है कि मेरे दोस्त बड़े मेरे से खुश रहते हैं, क्योंकि इट वुड बी वियर्ड, मेरा किचन के अंदर सबसे फेवरेट काम जो सबसे लास्ट में सबको पसंद आता है, वो मुझे सबसे पहले बर्तन धोना। मुझे बर्तन धोने में बहुत मजा आता है, बर्तन बहुत अच्छे धोता हूँ। कभी बुलाइएगा अपने घर पे। सर वैसे मैंने तो हस्बैंड मेरे की दुकान देखी कभी कभी। हाँ, तो मेरे दोस्त ने इसलिए बोला, मुझे बच्चे बड़े खुश रहते हैं कि यार ये घर में आता है और चाय वाय बनाता है, बर्तन सारे धो देता है। क्योंकि देखा नहीं जाता है घर पे कि बर्तन गंदे पड़े होते हैं। तो एनीवेज खैर, बीवी मुझे करने नहीं देती ये काम। और हाँ, वो मुझसे जो ये लॉकडाउन में उसने मुझसे सब्जियां बहुत कटवाई, उसमें वो थोड़ी आलसी है। प्याज, टमाटर और जो चॉपिंग जो है वो नहीं करती, वो मेरे से करवा लेती थी बस। तो मैं बर्तन धोता हूँ, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो एकदम बता देती है। सर मैं इस बारे में जरूर कहूंगी, अगर आप बुरा ना माने तो, कि आपने कहा था जी कि जी। आप लोग 4 भाई थे, आप सबसे छोटे थे, तो आप मम्मी के साथ करते होगे शायद। मम्मी से मम्मी के साथ सबसे आप। स्पॉइल था, बिल्कुल नहीं, सबसे स्पॉइल था, मैं घर में रहता ही नहीं था। ओके। मतलब यू वोंट बिलीव कि मैं हफ्ते में 2 दिन घर में रहता था, 5 दिन दोस्तों के पास। शायद ये बहुत बड़ी मतलब बात है कि मैं 10th के बाद से ही घर में बहुत कम रहता था। अच्छा। डांस करता था, डिस्को चले जाता, हाँ डिस्को चले जाता था। दिल्ली का ऐसा कोई डिस्को नहीं है, हिंदुस्तान का ऐसा कोई डिस्को नहीं है जिसका मैं कॉम्प्लीमेंट्री मेंबर ना रह। इंटरेस्टिंग। मतलब मैं हिंदुस्तान का बोल रहा हूँ, मैं यहाँ हिंदुस्तान का इसलिए कि जिस वक्त की बात मैं कर रहा हूँ उसमें दिल्ली में 2 3 4 डिस्को थे, 3 4 5 बॉम्बे में थे, रॉक अराउंड द क्लॉक से लेके जेनेडू से लेके वो K1 एंड ताज के अंदर होता था, बॉम्बे के अंदर सबकी फ्री मेंबरशिप थी। दिल्ली में तो मतलब सबकी थी मेरे पास फ्री मेंबरशिप। पिंक एलिफेंट शायद
कलकत्ता का था, वहां तक की मेरी डांस की वजह से। तो मतलब मम्मी का काम तो छोड़ो, मम्मी मेरी शक्ल ही हफ्ते में 2 दिन देखती थी। दिन में सोना, मैं अभी भी मैं मासी के घर पे हूँ, तो आज भी मेरे को बोलते हैं तू उल्लू है। मैं दिन में जागता हूँ, दिन में सोता हूँ, रात को जागता हूँ। आज भी वही, रात भर जागता हूँ। अच्छा। और सबसे बड़ा काम, सबसे पहला काम जो मिला वो भी मेरा फेवरेट काम, ओ डार्लिंग इंडिया, 46 नाइट वी स्पेंट ऑन बॉम्बे स्ट्रीट। वो 46 रातें जो है वो भी फिल्म भी मुझे रात को ही करने को मिली। रात को। ओ डार्लिंग इंडिया पूरी रात की कहानी है, कि रात की कहानी, और हम लोग हर रोज रात को बॉम्बे की सड़कों पे शूट करते। हम्म। सर बहुत मजा आ रहा काम है आपसे। जी सर, कुछ कह रहे थे आप? तो काम नहीं करवाता था मम्मी के साथ, बल्कि ओके। मैं स्पॉइल, घर का सबसे स्पॉइल लड़का था। मेरे लिए एक अलग सर्वेंट था, जो मतलब मैं इतना पैम्पर किया गया था घर के अंदर कि मैं आके लेट जाता था और आवाज लगाता था। वो मेरे से उम्र में बड़ा था, मुझे डांट भी पड़ती थी कि मैं थक गया और मेरा बूट उतार दे, तो जो जूते उतारने तक के लिए नौकर आ जाता था। और फिर जो मुझे बाद में मम्मी को जब पता चलता था, मेरी पिटाई होती थी, जूते उतारेगा ये। लेकिन मैं आई एम श्योर कि ये लाड मतलब होता है ना, ये जो अभी देखा जाए तो वाइफ के साथ आप नहीं बोल सकते हो, आपको वाइफ की तो हेल्प करनी ही पड़ेगी। खाना नहीं मिलेगा नहीं तो। वाइफ करने नहीं देती, मैं करना चाहता हूँ। वो इतनी सीधी है कि वो करने नहीं देती। सही है। सर मैं जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी ऑडियंस के बिहाफ से कि आप कुछ डायलॉग या सॉन्ग कुछ हम आपसे सुनना चाहेंगे। डायलॉग और सॉन्ग, मतलब ये तो बता कि मतलब मुझे तो जो गाना तो आपको मैं कभी जिंदगी में गाना कभी जिंदगी में गाया नहीं, और डायलॉग याद नहीं, मतलब हर रोज नया डायलॉग होता है, तो भूल जाता हूँ रोज नया। सर सॉन्ग तो हर कोई गा लेता नहीं, मैं अपना कुछ लिखा हुआ, है। हाँ सर जरूर। पंजाबी चलेगा? जी जी दौड़ेगा। अच्छा, तो एक मम्मी का लिखा हुआ है, मेरा नहीं, ओके। तो वो सुनाता हूँ। काने दी कलम पता है क्या होती है? वो जो तख्ती के ऊपर लिखते थे जी कलम जी। से, तो बीच में से काटते थे कलम को, तो अगर उस पे शाही लगाओ तो वो आराम से स्मूथली चलती थी, अगर नहीं तो वो के ऊपर ऐसे लिखो तो बहुत कर्कश गंदी आवाज जी। निकालती थी, बहुत चुभती है दिल तक अंदर तक। हम्म। ये बताना जरूरी था। तो है कि काने दी कलम वांग सदा ही चीखदा हां, जद जद तस्वीर तेरी दिल विच उलीकदा हां, वाह। वेख मेरे इश्क दी बेखुदी तेरे ही कोल बैठा तेनू ही उड़ीकदा हां। क्या बात है। और एक और है, अ, आज मेरी डायरी के कुछ पन्ने गीले थे, शायद कोई कविता छिप पे रुक। बस ये 2 लाइनें हैं। आज मेरी डायरी के कुछ पन्ने गीले थे, शायद कोई कविता छिप के रोई हो। कर तो रही होगी। बहुत डीप, बहुत डीप है। और हल्के फुल्के के अंदर अगर मैं सुनाना चाहूँ तो मेरे को कुछ आता नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ, वह है कि इजहारे वफा इनकारे जबां तेरे दिल की सदा आंखों से बयां। तो आप जो आंखें हैं वो आप हाँ बोल रही हैं, आपकी दिल की आवाज जो है सामने आपकी आंखों से पड़ी जा रही है। तो इजहारे वफा इनकारे जबां तेरे दिल की सदा आंखों से बयां, रस्म उल्फत अंदाज नया, मरहबा मरहबा मरहबा, वक्त रुखसत जी 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 सर। वक्त रुखसत सूझी क्या, मुंह खिड़की पीछे लिया छिपा, फिर कहने लगे यूं हाथ हिला, अलविदा अलविदा अलविदा। नजरों से सनम जब दूर हुए, मत पूछो दिल पर बीती क्या, दिल रुक सा गया, एक कसक उठी, इंतहा इंतहा इंतहा। ए जाने जिगर ए जाने वफा, अब हद हो गई इतना न सता, आ भी जा आ भी जा आ भी जा। थैंक यू। क्या
सर बहुत ही बढ़िया एंड थैंक यू सो मच सर, आप हमारे शो पर आकर मतलब बहुत अच्छी बातें की, और आई एम श्योर बहुत सारे शोज के बाद आज मैं बहुत हंसी हूँ एक्चुअली। थैंक यू। सर मैं थैंक यू आपसे सो हमारे मच। शो का आखिरी सवाल जो मुझे मोटिवेशन देता है बहुत, कि आपको हमारे शो पर कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा, मतलब खाली बैठा था और इतने आपने थोड़ा सा टाइम और पास करवा दिया जोक जोक से पार्ट। सच में आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आप मुझे इसका लिंक भेजिए, मैं भी देखना चाहूंगा कि मैंने क्या क्या बोला है, तो कैसा बोला है। जरूर सर, जरूर भेजूंगी मैं। एंड मैं हम सब की तरफ से, हमारी टीम और हमारी ऑडियंस की तरफ से आपको कहना चाहूंगी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कसम से, मतलब मुझे आप उस वक्त में, उस दौर में ले गए जहाँ शायद मैंने कुछ हसीन यादें, जो इसको मैं बोल सकता हूँ गुड मोमेंट जो बिताए हुए थे, वो आपसे बात करके मुझे याद आए, और मैं और अच्छा फील कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर आज डॉक्टर की फीस मुझे भेज दीजिएगा। हाँ बिल्कुल। थैंक यू जरूर। सर सो मच। और आप लोगों को भी आज उतना ही मजा आया होगा जितना कि मुझे, बिकॉज आज का तो टाइम कैसे चला गया मुझे पता ही नहीं चला, और इवन इतनी हंसी मजाक में हंसते हुए उन्होंने अपनी पैशन जर्नी, अपना एक्सपीरियंस हम सबके साथ शेयर किया है। थैंक यू सो मच रवि जी। तो चलिए फ्रेंड्स, लेती हूँ मैं आपसे विदा, और फिर मिलेंगे हम अगले हफ्ते किसी और पैशनेट गेस्ट के साथ और करेंगे बातें उनकी, जिनकी क्या बात है। और चाहती हूँ मैं, बाय बाय।